स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। आज समाअत का 12वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। पीर को 11वें दिन मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने और इसे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का जहन बनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सी चीजें हुई हैं और यह कदम बहुत सी चीजों को जहन में रखते हुए उठाया गया। कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दफा 35A पर अपना तबसरा किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 35A ने शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी शहरियों से रोजगार और जायदाद के हसूल के हुकूक छीन लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में दफा 35A के इजाफे से अवाम के बुनियादी हुकूक छीने गए। रोजगार हासिल करने, जमीन खरीदने और वहां आबाद होने के हक की खिलाफ वर्जी की गई। मरकज ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने से मुतालिक अर्जी गुजारों के जरिए उठाए गए सवाल का जवाब दे। क्या ये दर्जा घटाया नहीं गया और आइन की दफा 356 के तहत सदर राज को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या ये हद से तजावुज नहीं कर गया है? तुषार मेहता ने कहा कि इस एक्ट से पहले कश्मीर डिवीजन के सरहदी इलाकों में कुछ जुमरों के रिजर्वेशन की सहूलत दी जाती थी क्योंकि वहां पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हमले और फायरिंग होती रहती थी। आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज पूछा कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी आर्जी है और आप इलेक्शन कब कराने जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इक़दाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। इसी तुषार मेहता ने कहा कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सर, आर्टिकल 370 की जो सुनवाई हो रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आर्टिकल 35A जो था उसमें जो नॉन रेजिडेंट हो जाते थे जम्मू कश्मीर के, उनके बेसिक अधिकारों का हनन होता था। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, एक ही देश में अगर कहीं जाता है कोई व्यक्ति, बाहर से आता है, बहुत सी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं कि जिसमें वो सारा आयु भर यहां पर अपनी सर्विस देता है, लेकिन यहां उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, उनके बच्चों को अधिकार नहीं मिल सकते। ये कौन सा न्याय है? कांग्रेस ने और उसकी सहयोगी पार्टियों ने हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, हमारा गोरखा समाज महाराजा की सेना में था, वो लड़ता रहा। वाल्मीकि समाज यहां पर सफाई के लिए किसी समय लाए गए। PhD करने के बाद भी उनको कोई वही नौकरी मिलेगी सफाई कर्मचारी की। ये 35 से हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को न्याय दिया है। आज समानता का अधिकार है सभी को। वो लोग खुश हैं जिनको 70 साल अपने ही देश में नहीं पूछा गया, जबकि हम दूसरे देशों में जाएं तो 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लापता AEE गुरमीत सिंह की लाश को पुलिस और SDRF की टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद बरामद कर दिया है। जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के करीब से लाश बरामद हुई है। इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता थे। गुरमीत सिंह की लाश को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए GMC बारामूला मुंतकिल किया गया। इस बीच मामले की शफाफ जांच की मांग को लेकर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। अब इस मामले की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी गई है।
और सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे स्वागत है सज्जाद, इसकी और क्या डिटेल मिल रही है? जैसा कि आपने बताया कि जो इंजीनियर गुरमीत सिंह है जो 25 तारीख से लापता थे जी। और उनकी डेड बॉडी आज मिली है। आज सुबह जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डैम से डेड बॉडी बरामद हुई है। लोगों ने उसको देखा है और पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लिया है और तहवील में लेके जैसा आप विजुअल्स में देख रहे हैं उसकी जो डेड बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बारामूला में लाया गया है। उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिख तबके से अफराद लोग हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं। पहले डीसी ऑफिस में वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस की शफाफियत से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन वजूहात का पता लगाया जाए जिन वजूहात की बिना पर इसकी जो है लाश मिली है, दरिया से लाश मिली है और पूरे इन वजूहात को देखा जाए। और इसमें कुछ और भी खुदकुशी के अलावा कुछ और भी मुहर्रिकात तो नहीं है जो इंजीनियर गुरमीत सिंह है उनको अपनी जान देनी पड़ी। और पूरे मामले की पुलिस ने जैसा आपने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है एक डीएसपी की सदारत में और वो अपना काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी ने कल से पूरा इस इलाके को छान मारा। दरिया के साथ साथ जो दरिया के किनारे हैं या पहाड़ी है वहाँ पे भी इसकी लाश को तलाश किया और आज सुबह इसकी लाश जो है इस डैम से बरामद हुई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है, लेकिन जो सिख तबके से लोग हैं या इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी हम इसमें कुछ क्लियर नहीं बता सकते। जो तफसीलात होंगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पोस्टमार्टम के बाद वो हमारे सामने आएंगी। जी विशाल। जी शुक्रिया आपका सज्जाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब इसको लेकर चूंकि एक एसआईटी तश्कील दी गई है, अब वो इसका पता लगाएगी आखिर किन हालात में गुरमीत सिंह जो है वो इस हालत तक पहुंचे कि जब उनकी डेड बॉडी जो है वो झेलम नदी से बरामद की गई है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट राइट्स 1927 में महाराजा हरि सिंह ने फराहम किए थे। जमीन, मुलाजमत और दीगर बुनियादी मसाइल के तमाम हुकूक उस कानून के तहत महफूज थे। इसी को 1951 में आईन साज असम्बली ने अपनाया। जब 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान से मिल गई और आईन साज असम्बली हिंदुस्तानी दस्तूर साज असम्बली के साथ बातचीत की गई और गौर ख्वास के बाद इत्तेफाक किया गया कि यह कानून जम्मू कश्मीर रियासत में जारी रहेगा। सदारती हुक्मनामा 1944 के तहत जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और 35A को शामिल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिकल 370 पे संविधान पीठ की सुनवाई के चलते चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि जो 35A के चलते जो स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए थे, उससे जो बाकी लोग हैं उनके हकों का हनन हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इसको? ऐसा नहीं था। चीफ जस्टिस साहब की राय के इसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो चीज़ चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश की जाए उसी पर टिप्पणी होती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 1927 में महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पुश्तनी बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट का एक इजरा किया था, एक कानून बनाया था। और 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का वजूद आया और उन लोगों ने भी ये समझा कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, बाशिंदों को वो हकूक मिलने चाहिए, ज़मीन और उसके साथ साथ नौकरी और बाकी चीज़ें जो हैं उनका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही होना चाहिए। क्योंकि ये रियासत जो थी 1846 में ये रियासत जो थी महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से बाज़ाब्ता तौर पे एक पट्टे के पर ली हुई थी। तो इसलिए कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल हैं, उन्हें हिस्टोरिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखे, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर, मिसाल के तौर पे जो 1947 में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी आए वो भी तो कहीं सड़कों पे नहीं थे, उनको यहाँ बाज़ाब्ता ज़मीन मिली, राइट्स मिले। इसी तरह जो गोरखास हैं यहाँ आए थे या वाल्मीकिस हैं वो भी यहाँ बाज़ाब्ता उन सारी चीज़ों का फ़ायदा तो उठा रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ों में वाकई ही वो डिबेटेबल था, उसको किया जा सकता था। लेकिन एट दैट कॉस्ट
पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उन राइट्स से मरहूम रखना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है जो बाकी लोग थे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लैंड राइट्स जो थे वो उनको नहीं मिले? देखिए जी, लैंड आज तो पूरे इंडिया के अंदर लोगों की शिकायत है। हिमाचल है हमारे साथ, वहाँ 371 के तहत आप जमीन नहीं खरीद सकते। इसी तरह बहुत सी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी है, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां तो आज भी आप जमीन नहीं दे रहे हैं, और आप गारंटी दे रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है इस वक्त के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम टच नहीं करेंगे, तो जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं? और पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट राइट्स 1927 में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए फराहम किए थे। जमीन, मुलाजमत और दीगर बुनियादी मसाइल के तमाम हुकूक इस कानून के तहत महफूज थे। इन्होंने दफा 370 की मनसूखी को पुलवामा हमले और कश्मीर की सूरत हाल के साथ जोड़ने के लिए सॉलिसिटर जनरल को भी निशाना बनाया। जो 370 या 35 थी वो एक किस्म का ये था कि जिस तरह बाकी स्टेटों के पास किसी के पास 371 या स्पेशल स्टेटस है, ये एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी हमारी जमीन और हमारी नौकरियों के लिए। जो आज सभी स्टेटें आप देख लीजिए कि वो अपने अपने हिसाब से, अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान साहब, तो शिवराज चौहान साहब ने असेंबली में कहते मैं बिल लाऊंगा कि जो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी है वो मध्य प्रदेश के बॉर्न सिटीजन के लिए, अच्छी बात है। तो इसी तरह की गारंटी हमारे पास थी। बाकी चीफ जस्टिस साहब सुनवाई कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर कुछ सॉलिसिटर जनरल उनका भी ये कहना है कि उन्होंने कहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ और जो हालात थे जम्मू कश्मीर के, वो भी एक वजह थे कि वहां पे 370 को एप्लीकेट करना पड़ा। देखिए ऐसे है, अब सॉलिसिटर जनरल साहब किसकी भाषा बोल रहे हो, किसके कहने पे कह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आपको याद होगा कि जब ये सुनवाई शुरू हुई थी तो सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कोर्ट में, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखूंगा ये तोड़ना ठीक है या गलत है, हालात के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अगर ये कहते हैं कि 370 की वजह से पुलवामा हुआ, कहते हैं ना, तो 5 साल हो गए 370 को तोड़े हुए, 4 साल तो हो ही चुके हैं ना। तो मुझे बताइए कश्मीर के हालात ठीक कर दिए? मैं सॉलिसिटर जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, आप सरकार का पक्ष तो वहां ले रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए आज कश्मीर की हालात देखिए। 5 दिन से एक AW बारामूला डिस्ट्रिक्ट से अभी तक उसका पता ही नहीं है, घर से निकला अभी तक नहीं है, उसके ऊपर एक प्रेशर था, क्या था जो हम लोगों के सुन रहे हैं। तो कहाँ है सरकार? ये अपना AW प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो बातें करने से नहीं है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मसला विचार देना, हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी ये बात जरूर सुनेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। तो बाकी सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो कहा है वो आप सब लोग जानते हैं, उसमें सच क्या और झूठ क्या। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके बाद हमें इंसाफ मिलेगा, ये कहना है पीडीपी स्पोक्सपर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ तर्जुमान सुहेल बुखारी ने आर्टिकल 370 की समाअत पर कहा कि ये मामला जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और उमंगों से भी जुड़ा हुआ है और इन वादों से भी जुड़ा हुआ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के सबसे अहम लीडर ने किए थे। उन्होंने कहा कि 370 को गैर आईनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था और हम मुख्तलिफ वकला की बहस और दलील से मुतमईन हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों और जमहूरियत के हक में आएगा। जबकि ये हमारी समझ के हिसाब से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको अब्रोगेट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आजकल इसकी सुनवाई चल रही है, हमें इस चीज़ पे सेटिस्फेक्शन है कि जिस तरह से जो मुख्तलिफ वकला हजरात हैं जिनमें हमारी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करने वाली वकील साहिबा शुमार होती हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतर और मुदल्लल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को खोल के रख दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी न कोई कानूनी और न आईनी हैसियत सही बैठती है, वो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ में, इस मुल्क के आवाम के हक़ में, इस मुल्क के आईन के हक़ में, यहाँ की डेमोक्रेसी के हक़ में फैसला। श्रीनगर में पुलिस ने एक लड़के के साथ गैर फितरी जिनसी हिरासानी के इल्जाम में वसीम राजा नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीम राजा नूरबाग का रहने वाला है और मस्जिद आयशा मलकागौन में इमाम के तौर पर काम कर रहा है। महाराजगंज पुलिस स्टेशन में IPC की दफा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोट एट 1। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदर श्रीनगर में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। ये दिन हर साल मुल्क भर में अजीम हिंदुस्तानी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ये बात काबिल जिक्र है कि स्कूल को तलबा की हैसियत से कुछ बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों का इस्तेहकाक हासिल है। तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। तलबा ने मजीद कहा कि इस तरह की तकरीबात खेलों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई और फ़रोग देंगी और तलबा को हर किस्म के खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में मदद मिलेगी। मेरा नाम सादिया तारिक है। तो मैं नेशनल 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही मॉस्को में अपने इंडिया और अपने JNK को रिप्रेजेंट किया था। तो मतलब अमीरा का ऐसा स्कूल है, स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज करता है। मतलब कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि स्पोर्ट्स को वो पीछे रखे। मतलब पढ़ाई जितनी है उतना स्पोर्ट्स भी है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अमीरा कदल इज दी बेस्ट। मतलब यहाँ पे आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। क्लासेस जो है वो सस्पेंड की गई है। मतलब इतना सपोर्ट हो रहा है स्पोर्ट्स को, तो काफी अच्छा लग रहा है आज के आने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयरा चिश्ती, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हूँ वुशु में और इनफैक्ट मैंने इंटरनेशनल जॉर्जिया में खेला जिसमें मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं बात करूंगी आज स्पोर्ट्स डे की, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है। जैसे हम कश्मीर की बात की जाए तो अब कश्मीर भी काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है स्पोर्ट्स में। हम थैंक्स करते हैं नुसरत गुल मैम को जिन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हमें मेंटली फिजिकली फिट रखता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी फिजिकल एजुकेशन स्टाफ का जो अमीरा कदल में है। उनने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया स्पोर्ट्स डे का, जिसकी वजह से काफी बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाओ, इससे ज्यादा और मोटिवेट होंगे स्पोर्ट्स में आने के लिए। ये जो दिन है एक्चुअली ये इंडिया के एक मशहूर खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम था ध्यानचंद। तो उनके एजाज़ में ये दिन रखा गया है। हर साल इसको बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। इसकी जो इसकी मैसेज है वो है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो इंस्पायर हो जाए हमारे जो हॉकी के प्लेयर थे। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी स्पोर्ट्स का बड़ा आज ये मतलब चाल चलन है। आज पेरेंट्स भी बच्चों का साथ दे रहे हैं कि स्पोर्ट्स में एक बड़ा फ्यूचर है और पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जो हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी अमीरा कदल है, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर है, 20 नेशनल प्लेयर है और जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है स्टेट लेवल पर जिन्होंने खेला उनकी तो बात ही नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से मतलब बड़े ही मतलब मुतमईन है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। वॉलीबॉल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ठड़की बलिसा ने जम्मू कश्मीर पुलिस गंदोह के ताउन से 26वां
प्राइमर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया। इख्तितामी तक़रीब में SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम और BDC के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ मेहमान खुसूसी रहे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कौमी सतह के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कश्मीर से उभरती हुई 2 टीमें स्पार्टन कश्मीर और बाहुबली टाइगर्स कश्मीर से सेमीफाइनल में पंजाब और कठुआ से हार गई। फातेह टीम पंजाब को 30,000 और कठुआ की टीम को 20,000 रुपये इनाम दिया गया। इस मौके पर नौजवानों को खेलों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने और खुद को बुरी आदतों से बचाने पर जोर दिया गया। काफ़ी अच्छी गेम रही है यहाँ पे। हमारे कोच सर ने काफ़ी अच्छी ड्यूटी की है यहाँ पे। सभी अच्छा खेले हैं, जितनी भी टीम्स आई थी मज़ा आया खेलने में, और सेमीफाइनल भी काफ़ी अच्छा हुआ हमारा। बाकी गेम का यह जीत हार चलती रहती है। बाकी सारे प्लेयर अच्छा खेले हैं, और अगले यूथ को भी हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलो और गेम में पार्टिसिपेट करो ताकि फिजिकली फिट रहो। तो ये एक बहुत बढ़िया एक खेल था। खेलो इंडिया का एक पार्ट है ये, उसमें ये लोग खेलते हैं, बाहर से टीमें लाते हैं। हर साल इनका यहाँ मैच होता है और बड़ी मुबारक की बात है ऑर्गेनाइजेशन को मेरी तरफ से दोबारा कि ये बहुत बढ़िया मैच करवा रहे हैं। मैच करवाने से, खेल में बच्चों को भेजने से हमारी जो पुलिस की है वो बहुत हेल्प हो जाती है। जो स्पोर्ट्समैनशिप जिसमें होती है वो जैसे आपने देखा है कि वो सोसाइटी क्राइम फ्री होती है और ड्रग्स फ्री भी होती है। जैसे आपने ही अभी कहा था कि इस एरिया की कोई FIR नहीं लगी है और ये नशा से भी फ्री है। त्राल के कारबोला गुजर बस्ती इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सार्फिन को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाका 5 खानदान पर मुश्तमिल है, लेकिन इलाके में नेटवर्क न होने की वजह से बच्चे ऑनलाइन तालीम से महरूम रहते हैं और कॉल करने के लिए इन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इन्होंने इलाके में एक जियो मोबाइल टावर नस्ब करने की जियो हुकाम से मांग की है ताकि ये भी इस जदीद दौर में आसानी से मोबाइल सहूलत का फ़ायदा उठा सकें। हमें सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन लिहाज से आज लोग बिल्कुल आगे चल रहे हैं। हमें बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऑनलाइन क्लासें देनी पड़ती है, PDF का नाम ही नहीं, वो कहाँ खुलेगी जब नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हम उसी दौर में चल रहे हैं जो पिछले 70, 80, 90 साल का जो दौर था, हम आज भी उसी दौर में नेटवर्क की ना होने की वजह से हम उसी दौर में चल रहे हैं। कब तक चलो, जो सख्तियाँ, जो मुसीबतें हमने देखी, हमें लगता है कि हमारे आने वाली नस्लों को भी इस तरह जीना पड़ेगा अगर हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब आपकी वजह से हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें ये नेटवर्क की जो ये प्रॉब्लम है ये हमारी दूर की जाए, क्योंकि आने वाले हमारी जनरेशन को ये तालीमी लिहाज से पीछे न रहना पड़े। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम इशू की जाए, जल्दी जल्दी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो गुज्जर लोग हैं, ST के लोग हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हम ही देखना चाहते हैं हमारे बच्चे भी आगे जाके अपना रोटी अपनी हासिल करना चाहिए जब नेटवर्क नहीं। बानिहाल और बारामूला के दरमियान मुजवजा 2 तरफा रेलवे लाइन की तामीर के सिलसिले में बानिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे आखिरी मरहले में है। ये ड्रोन सर्वे 2 तरफा रेलवे लाइन का पहला मरहला है। बानिहाल और बारामूला के दरमियान ड्रोन सर्वे रेलवे हुकाम की तरफ से एक सर्वे कंपनी स्काईलार्क के जरिए की जा रही है। रेलवे स्टेशन बानिहाल पर की गई ड्रोन सर्वे के मौके पर ड्रोन सर्वे कंपनी, शुमाली रेलवे और रेलवे पुलिस की टीमें मौजूद थी। बानिहाल से बारामूला रेलवे लाइन एक तरफा रेल ट्रैफिक के ही काबिल है और हाल ही में हुकूमत ने इसे डबल वे रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया है। बानिहाल से बारामूला के दरमियान रेलवे लाइन का फासला 135 किलोमीटर है और इस पर एक वक्त में एक ही रेलगाड़ी चल सकती है। शुमाली रेलवे के एक ओहदेदार ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि बानिहाल और बारामूला के दरमियान सर्वे का काम गुज़िश्ता 1 महीने से जारी है और ड्रोन सर्वे का बेशतर काम मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे की मुकम्मल रिपोर्ट को मजीद कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड को पेश किया जाएगा और इस ताबीर से कश्मीर की मईशत और सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। बहादुर सिंह है और मैं स्काईलार्क की तरफ से ड्रोन सर्वे कर रहा हूँ और मैं ड्रोन पायलट हूँ और हम बनिहाल से बारामूला का ड्रोन सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा सेक्शन का ड्रोन सर्वे किया है बनिहाल से बारामूला डबल लाइन के लिए, जिसमें अभी सिंगल ट्रैक है, जिसका डबल ट्रैक बनना है, जिसका हमने ड्रोन से पूरा सर्वे किया है और ये सर्वे पिछले 1 महीने से हम कर रहे हैं लगभग, जिसका आज हम बनिहाल स्टेशन पे सर्वे कर रहे हैं। और जैसे ये सर्वे होता है इसके बेस पे ही आगे डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसी के बेस पे आगे प्रोसेस होगा। तो उसी के बेस पे आगे डिज़ाइन बनेगा। डिज़ाइन के बेस पे
मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कब रेलवे ट्रैक बनाना है, कौन से साइड में बनाना है। तो ये जो को सौंपेंगे हम, ये रेलवे बोर्ड को ये रिपोर्ट जाएगा, जिसके बाद बोर्ड अपना डिसीजन तय करेगा। इससे और इसके साथ ही प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLS पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।